हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जो मदद करेंगी एक पैरालिसिस के पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिकवर करवाने में। उन टिप्स को डिस्कस करने से पहले समझना ये ज़रूरी है कि पैरालिसिस आखिर बीमारी है क्या। अचानक से आपकी बॉडी में ऐसा क्या होता है कि आपकी चलने फिरने की जो कैपेसिटी है या आपकी कोई भी काम करने की कैपेसिटी थी उसमें लॉस होना शुरू हो जाता है। आप ठीक से अपना कोई भी काम नहीं कर पा रहे होते हो, आप चल फिर नहीं पा रहे होते हो, आपके मसल्स की मूवमेंट में लॉस आ जाता है। ऐसा क्या आपकी बॉडी में होना स्टार्ट होता है? जब भी किसी पेशेंट को पैरालिसिस होता है, स्ट्रोक होता है, तो पेशेंट की बॉडी में दो कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। या तो जो स्ट्रोक होता है वो हेमरेजिक होता है, ब्रेन के अंदर कोई वेसल रप्चर की वजह से होता है, या फिर ब्रेन के अंदर कोई ऐसा क्लॉट आया है जिसके कारण ब्रेन का कुछ हिस्सा अब फंक्शन नहीं कर पा रहा है। जब भी ब्रेन की फंक्शनिंग में लॉस आता है तो देखने को क्या मिलता है, ब्रेन का जो हिस्सा अब काम नहीं कर पा रहा है, वो आपकी बॉडी के जो भी फंक्शंस को संभाल रहा था, चाहे आपके राइट साइड के हाथ पैर की मूवमेंट थी या लेफ़्ट साइड के हाथ पैर की मूवमेंट थी या आपका चलना फिरना था, उसमें हिंड्रेंस आनी शुरू हो जाती है। तो पेशेंट की मूवमेंट में लॉस होने लगता है, पेशेंट अच्छे तरीके से कोई भी काम नहीं कर पाता है, इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहा होता है और उसकी मांसपेशियां अब फंक्शन ठीक तरीके से नहीं कर रही होती है। अब ये समझना ज़रूरी है, अचानक से आपकी बॉडी जो बिल्कुल हेल्दी थी, ठीक थी, आपकी मांसपेशियां नॉर्मली फंक्शन कर रही थी, आप सारा काम खुद से कर रहे थे, चलना फिरना है, चाहे किसी सामान को पकड़ना है, लिखना है, छोटे छोटे अपने काम करना है, वो एकदम से रुक क्यों गए? तो ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट एक ऐसी कंडीशन है जिसको समझना ज़रूरी हो जाता है। जब भी पेशेंट की बॉडी के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स देखने को मिले हैं जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर लेवल्स, हाई कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़, तो इन कारणों की वजह से आपकी बॉडी के अंदर कुछ कंडीशंस तैयार होती है। या तो ब्रेन की वेसल्स रप्चर कर जाती हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, या जो पेशेंट लंबे टाइम तक डायबिटिक रहे होते हैं या कोलेस्ट्रॉल भी साथ में बढ़ा होता है, तो यही दोनों फैक्टर्स मिलके क्लॉट फॉर्मेशन कर देते हैं, खून को गाढ़ा कर देते हैं और ब्रेन की वेसल्स में क्लॉट एकदम से जम जाता है। अब ब्रेन की वेसल्स में अगर क्लॉट फॉर्मेशन हो गया तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, पेशेंट का ब्रेन का जिस हिस्से में क्लॉट है, चाहे उसका राइट साइड ऑफ द ब्रेन है या लेफ़्ट साइड का ब्रेन का जो भी हिस्सा है, उसके अंदर जैसे ही क्लॉट फॉर्मेशन होती है, वो हिस्सा जो बॉडी की फंक्शनिंग संभाल रहा था, उस बॉडी की फंक्शनिंग में लॉस आने लगता है। इसको आप आसान टर्म्स में ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपके राइट साइड ऑफ द ब्रेन में क्लॉट आया या हेमरेज हुआ है तो लेफ़्ट साइड आपकी बॉडी जो हाथ पैर है, चलना फिरना है, वो नहीं हो पाता है, एकदम से उस मूवमेंट में लॉस आता है। और अगर आपके लेफ़्ट साइड के ब्रेन में क्लॉट आया है, हेमरेज हुआ है, तो आपकी राइट साइड के अंदर चलने फिरने की कैपेसिटी में लॉस होना शुरू हो जाता है, उसकी मूवमेंट नहीं हो पाती है, क्योंकि ब्रेन का अगर जो राइट साइड का हिस्सा है वो लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है और ब्रेन का जो लेफ़्ट साइड का पार्ट है वो आपके राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। ये नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा देखने को मिलता है। अब एबनॉर्मल कंडीशन तैयार हुई, पेशेंट के ब्रेन के अंदर क्लॉट आया या हेमरेज हुआ, तो समझना ये ज़रूरी है कि पैरालिसिस जो बीमारी है वो हाथ पैर की बीमारी नहीं है, वो ब्रेन का एक ऐसा डिसऑर्डर है जो आपको इनकेपेबल बना देता है अपने छोटे छोटे कामों को करने में, क्योंकि ब्रेन से कंडक्शन नहीं आ पा रही आपके हाथ पैर की मूवमेंट के लिए, इसलिए आपके हाथ पैर फंक्शन नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है कि आपकी मसल्स ख़राब हो गई हैं, मसल्स के अंदर फंक्शनिंग का लॉस और ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा स्टिफनेस तब आने लगती है अगर हम पेशेंट की मूवमेंट को बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट करवा देते हैं आफ्टर स्ट्रोक भी। पेशेंट को जैसे ही स्ट्रोक होता है, पेशेंट की बॉडी में कैपेबिलिटी होती है रिकवर उसको करवाने की, उस फिनोमिनन को हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। आज समझेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी होती क्या है। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर ब्रेन का अगर कोई हिस्सा डेड हो गया है तो वो हमेशा के लिए मर चुका है, उसको हम जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन आपका जो बाकी का हेल्दी ब्रेन है, जो न्यूरॉन्स हैं, जो सेल्स हैं, जो कंडक्शन कर रहे हैं, हाथ पैर को चला रहे हैं, वो आपस में दोबारा से कनेक्शंस बनाना शुरू करते हैं, स्टिमुलेशन देना स्टार्ट करते हैं और कंडक्शन जो बॉडी पार्ट अब मूव नहीं कर पा रहा है उसको देना तैयार करते हैं।
तो इनिशियली जब किसी को पैरालिसिस होता है स्टार्टिंग के 2-3 महीने में, अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेते हो तो भी पेशेंट को रिकवरी देखने को मिल रही होती है। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी जो फिनोमेना है वो स्लो डाउन होने लगता है धीरे धीरे बॉडी में, और एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो रुक जाता है। वो ज़्यादातर देखने को मिलता है जब स्ट्रोक को हुए लगभग 2-3 महीने बीत जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, पेशेंट की जो थोड़ी बहुत रिकवरी आई थी वो आ जाती है, लेकिन एक टाइम पे आकर रिकवरी स्टॉप हो जाती है। जब ये रिकवरी स्टॉप होती है, उस न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा शुरू करवाना, उसको ऑन करना, यही सारा काम किया जाता है साई संजीवनी के ट्रीटमेंट से। जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं साई संजीवनी में, हम आपको मसल्स का ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, हम ब्रेन का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि नुकसान आपके ब्रेन में हुआ था। मसल्स तो पहले बिल्कुल ठीक थी, स्ट्रोक होने से पहले आपकी मांसपेशियों में कोई भी तकलीफ नहीं थी, आप चल फिर पा रहे थे, आप सारा काम कर पा रहे थे। बट अचानक से जब आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, या तो क्लॉट की वजह से, हेमरेज की वजह से, या कोई भी ऐसा इंजरी हुआ जिसकी वजह से ब्रेन के हिस्से पे चोट लगी, वहाँ पर दिक्कत होनी स्टार्ट हुई, तो पेशेंट की बॉडी में जो मूवमेंट है वो लॉस देखने को मिल जाता है। जब ये कंडीशन तैयार होती है तो इनिशियली जब बॉडी कुछ कुछ रिकवरी करवा रही होती है और एक पॉइंट पे आके वो रुक जाती है, वहाँ पे हमारा रोल स्टार्ट होता है मेडिसिन्स का। मेडिसिन्स क्या मदद करती हैं, ऐसे ब्रेन टॉनिक्स दिए जाते हैं, ऐसी हर्ब्स दी जाती हैं जो मदद करती है ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा से स्टार्ट करवाने में, उसको ऑन करने में, तभी पेशेंट के अंदर रिकवरी देखने को मिलती है। तो ये अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी है कि पैरालिसिस जो बीमारी है वो आपके मसल्स की बीमारी नहीं है, क्योंकि इस मिथ के साथ बहुत से लोग जी रहे होते हैं कि मैं सिर्फ फिजियोथेरेपी करूँगा, मैं एक्सरसाइज करूँगा और ठीक हो जाऊँगा। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज क्या मदद करती है वो आज मैं आपको समझा देती हूँ। वो इनिशियल फेज़ में ये मदद करती है कि आपकी मांसपेशियों में जो स्टिफनेस तैयार हो जाती है इमोबिलिटी की वजह से, उसको रोकती है। क्योंकि जब हम थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करवाते हैं, पेशेंट को चलवाते हैं, तो पेशेंट की मांसपेशियाँ कुछ हद तक हम मूव करवा रहे हैं, वो खुद से नहीं कर पा रहा है बट हम करवा रहे हैं, तो स्टिफनेस तैयार नहीं हो रही होती है। लेकिन पेशेंट के अंदर पूरी अच्छे तरीके से रिकवरी भी नहीं आ रही होती है। जब भी कोई पेशेंट आता है साई संजीवनी में, पैरालिसिस के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर सबसे पहले देखा जाता है कि कारण क्या रहा स्ट्रोक के पीछे। क्लॉट की वजह से था, हेमरेज की वजह से था, वो आपकी सीटी स्कैन एमआरआई रिपोर्ट्स को एग्जामिन करते हुए हमें पता चल जाता है। तो अगर जो भी रीज़न रहा है बीमारी के पीछे, उसको हमें दोबारा से बॉडी में जनरेट नहीं होने देना होता है। तो आपकी कुछ बेसिक मेडिसिन चल रही होती हैं, एलोपैथिक मेडिसिन, जैसे आपकी बीपी की मेडिसिन है, शुगर लेवल्स को मेंटेन करने की दवाई है, या खून पतला करने की दवाई है, ये आपको स्टॉप नहीं करनी होती है, क्योंकि ये मेडिसिन मदद करती है इन फ्यूचर आपको दोबारा से स्ट्रोक ना हो। पर ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये मेडिसिन आपकी बॉडी में रिकवरी नहीं ला पाती, क्योंकि आपकी बॉडी में जो न्यूरोप्लास्टिसिटी अब रुक गई है उसको हमें दोबारा से शुरू करवाना है। तो वो काम किया जाता है साई संजीवनी के ट्रीटमेंट के दौरान। आपको मेडिसिन दी जाती है जो मदद करती है आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा से चालू करने में, क्योंकि जो आपके न्यूरॉन्स हैं उनके बीच में हमें दोबारा कनेक्शन बनवाने पड़ते हैं, उसको दोबारा से स्टिमुलेट करवाना पड़ता है कि वो कंडक्शन भेजना स्टार्ट करे और हाथ पैर की मूवमेंट दोबारा से स्टार्ट हो। अगर पेशेंट की बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ गई है, अकड़न बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उस कंडीशन में साथ साथ बहुत लाइट हैंड से मसाज करने के लिए भी कहा जाता है। मसाज का बस इतना रोल होता है कि मांसपेशियों को ऐंठन को कम करती है, लेकिन वो भी जब सही तरीके से की जाए तो ही। तो हमें पेशेंट की जो मालिश करनी होती है बहुत ही जेंटली करनी होती है, लाइट हैंड से करनी होती है। मान लीजिए अगर मेरे राइट हैंड में पैरालिसिस है और मुट्ठी बिल्कुल बंद है, तो इन फिंगर्स को पूरा खोलते हुए, बाजू को यहाँ से सपोर्ट से सीधा करते हुए लाइट हैंड से जस्ट ऑयल को अप्लाई करना है नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में। इससे क्या मदद मिलती है, आपकी बॉडी की सर्कुलेशन बेटर होने लगती है और जो मसल्स के अंदर पेन स्टिफनेस जनरेट हो रहा होता है वो सॉफ्टनेस आने लगती है। क्योंकि जब हम न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्टार्ट करवा रहे हैं, ब्रेन से कंडक्शन दोबारा से वापस ला रहे हैं, अगर आपकी मांसपेशियाँ ठीक नहीं होंगी, अकड़न ज़्यादा होगी, तो कभी भी आपकी मांसपेशियों में मूवमेंट वापस नहीं आ पाएगी। तो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी हो जाता है कि
किस कंडीशन में हमें मालिश करनी है, नहीं करनी है, ये सारा हम गाइडेंस आपको देते हैं अपने ट्रीटमेंट के दौरान। आपको क्या ध्यान रखना होता है, कुछ भी खट्टा नहीं खाना होता है दवाइयों के साथ, क्योंकि जहाँ आप थोड़ा सा भी खट्टा खाते हो, चाहे टमाटर है, संतरा है, कीनू है, या फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, केचप्स हैं, जिसके अंदर भी सिट्रिक एसिड होता है, तो आपकी बॉडी में जो न्यूरोप्लास्टिसिटी मेडिसिन की हेल्प से ऑन हो रही होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, इसलिए पेशेंट्स को मना किया जाता है। तो आपको कोई भी डाउट हो अपनी डाइट को लेकर, अपनी कंडीशन को लेके, तो आपने उसको क्लियर ज़रूर करना है। आपको रीज़न पूछना है डॉक्टर से कि मुझे ये क्यों नहीं खाना है, क्योंकि हमारा अगर हम कुछ भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। पेशेंट को अच्छा प्रोटीन खिलाया जाता है ताकि उसकी मसल की पावर बनी रहे, मसल सूखे ना, तो बहुत सी कंडीशंस का हमें ध्यान में रखना होता है। तो ट्रीटमेंट के दौरान आपको एक रेजिमेंट दिया जाता है आपकी डाइट के रिगार्डिंग, आपकी एक्सरसाइज के रिगार्डिंग, और एक्सरसाइज में भी हमें जो एक्सरसाइजेस करवानी होती है वो एक्टिव एक्सरसाइजेस करवानी होती है। एक्टिव और पैसिव दो तरीके की एक्सरसाइजेस होती है। अक्सर गलती क्या कर रहे होते हैं पेशेंट, पैसिव एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं। अब मैं समझाती हूँ कि पैसिव एक्सरसाइजेस क्या होती हैं। पेशेंट को बेड पे लिटा दिया जाता है और मैनुअली उसका केयर टेकर या घर वाले एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं। पेशेंट का दम नहीं लगवा रहे होते हैं, खुद का एफर्ट ज़्यादा लगा रहे होते हैं। मान लीजिए मेरी राइट हैंड पैरालाइज्ड है, तो अगर मेरी एल्बो में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है तो क्या किया जा रहा होता है, खुद से मूव करवा के उसको पुश कर रहे हैं, फिर बाहर ला रहे हैं। इस एक्सरसाइज को करवाने से पेशेंट की बॉडी में स्टिफनेस और ज़्यादा जनरेट हो जाती है, क्योंकि पेशेंट खुद अपने एंड पे कोई एफर्ट नहीं लगा रहा होता है। तो अब हमें क्या करवाना है, एक्टिव एक्सरसाइज करवाना है। आप मान लो कि पेशेंट की राइट साइड पैरालाइज्ड है, तो आपने जस्ट एल्बो पे थोड़ा सा सपोर्ट देना है और पेशेंट को बोलना है अंदर की तरफ आप दम लगाने की कोशिश करो। जब पेशेंट फोकस करता है और ट्राई करता है, उस कंडीशन में आपका ब्रेन दोबारा सीखता है और कमांड देना स्टार्ट करता है। हमें जो काम करना है, ब्रेन को कमांड दोबारा से वापस ही तो दिलवाना है, क्योंकि मसल्स आपकी ख़राब है ही नहीं। इस चीज़ को आज इस वीडियो में आप अच्छे तरीके से समझ लो, ताकि आपकी बॉडी में रिकवरी बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इसी एक गलती की वजह से पैरालिसिस के पेशेंट में रिकवरी एक टाइम पे आके रुक जाती है। तो जब भी हम ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट करते हैं, आपको पूरा रेजिमेंट दिया जाता है, आपको उसको अच्छे तरीके से फॉलो करना होता है, अपनी एक्सरसाइजेस टाइम टू टाइम करनी होती है। एक्सरसाइजेस हमें कैसी करनी है, पेशेंट का एफर्ट ज़्यादा लगवाना है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करना होता है। पेशेंट पहले जो भी काम कर रहा था उसकी कोई ना कोई मेमोरी उसके ब्रेन में होती है। अब मान लो कोई हाउसवाइफ है, चॉपिंग करती थी पहले, सफाई करती थी, तो उससे वही एक्सरसाइज, वही एक्टिविटी एक्सरसाइज के फॉर्म में करवाई जाएगी, तो पेशेंट की बॉडी और ब्रेन जल्दी रिकवर कर जाता है, क्योंकि ब्रेन के पास ऑलरेडी मेमोरी है। तो अगर किसी का हाथ थोड़ा बहुत ऊपर उठता है, उसकी फिंगर टिप्स पे आप ऑयल दो और उसको बोलो सिर पे मालिश करो। इस कंडीशन में क्या होगा, आपके हर एक जॉइंट की एक्सरसाइज होगी, चाहे आपका कंधा है, चाहे आपकी एल्बो है, चाहे आपकी रिस्ट है, चाहे फिंगर्स है। अगर पेशेंट इतना कैपेबल है कि हाथ वो ऊपर तक लेके जा रहा है और थोड़ा बहुत मूव कर रहा है, तो ये एक्सरसाइज पेशेंट से ज़रूर करवाइए, क्योंकि ये मदद करेगी पेशेंट के ब्रेन को दोबारा से सिखाने में। अब मान लो पेशेंट कुकिंग करते थे, तो अगर वो ग्रैस्प कर पाते हैं तो वो कोशिश करेंगे थोड़ा सा चीज़ों को स्टर करने की, या चॉपिंग करने के लिए आप उनको नाइफ़ दे दो, होल्ड कर पाते हैं, ट्राई करेंगे, क्योंकि ब्रेन के पास मेमोरीज़ होती है। सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो मेमोरीज़ डीप सीटेड रहती है, चाहे स्ट्रोक के बाद की कंडीशन ही क्यों ना हो। हमें ब्रेन को दोबारा से ट्रेन करना है इसी एक्टिविटीज़ को करने के लिए, क्योंकि अब जब ब्रेन की एक्टिविटीज़ वापस आएगी, तो अगर हम ये एक्टिविटीज़ बार बार करवाते हैं रेपिटेशन से, ब्रेन सीखता है। ब्रेन के पास एक कैपेबिलिटी होती है रेपिटेशन से उसको सीखना, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वही सेम फिनोमेना यूज़ होता है ब्रेन के साथ। ब्रेन को जितना बार बार सिखाओगे वो सीखता जाता है। कोई एज बैरियर नहीं होता ब्रेन के साथ, आप जब भी लर्निंग प्रोसेस अपना कंटिन्यू कर सकते हो, तो आपको बस रेपिटेशन करते रहना है। तो इस वीडियो का मोटिव बस यही था, अपने पेशेंट्स को समझाना कि अपनी कंडीशन को समझो। आपकी जो बीमारी है वो हाथ पैर की बीमारी नहीं है, वो ब्रेन का एक ऐसा डिसऑर्डर है जो आपको इंडिपेंडेंट नहीं रहने देता, दूसरे पे डिपेंडेंट बना देता है। तो इस
डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए हमें बस एक स्टेप लेना है। नीचे दिए हुए नंबर्स पे आपको कॉल करना है, चाहे आपका पैरालिसिस अभी क्यों ना हुआ हो या कितने मर्जी साल पुराना क्यों ना हो। हर एक बीमारी में, हर एक कंडीशन में स्कोप होता है रिकवरी का, बस ज़रूरत होती है सही इलाज की, सही डायरेक्शन की। तो वो सही इलाज, सही डायरेक्शन आपको दी जाएगी साई संजीवनी में आकर, क्योंकि हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स पूरी गाइडेंस के साथ आपको समझाएगी कैसे कैसे आपको रिकवरी की तरफ हम लेकर जाएंगे। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप अपनी एक प्रेजेंट कंडीशन की वीडियो हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, जिससे हमें आइडिया होगा कि अभी आपकी बॉडी में कितनी मूवमेंट है। उसके अकॉर्डिंग हम आपका ट्रीटमेंट प्लान करेंगे और आपको पूरा डाइटरी रेजिमेंट दिया जाता है, आपको एक्सरसाइजेस का पूरा समझाया जाता है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है किस कंडीशन में। और हमें ध्यान क्या रखना है, एक्टिव एक्सरसाइजेस पे फोकस करना है, जिसमें पेशेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा लगाई जाए, ना कि आपकी। अगर आप दम लगा रहे हो तो आपके मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है, पेशेंट की कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है। तो इस डिफरेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का बस यही मोटिव था कि हर एक पैरालिसिस के पेशेंट में एक वो उम्मीद जगे कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ। क्योंकि जितना मर्जी पुराना केस क्यों ना हो, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो पेशेंट की, पेशेंट बहुत अच्छे से रिकवर कर रहे हैं। बहुत सी टेस्टिमोनियल्स हैं जिसके अंदर आप देख सकते हो पेशेंट की पहले क्या कंडीशन थी, अब क्या कंडीशन है। तो आपने बस होप नहीं छोड़नी है, नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमसे बात करनी है, अपॉइंटमेंट लेके मुझसे आकर भी मिल सकते हैं। अगर आप डेली विजिट नहीं कर पा रहे हो हमारे सेंटर में, बहुत दूर रहते हो और पेशेंट को लाने में बहुत परेशानी हो रही है, तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपने नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमें पेशेंट की प्रेजेंट कंडीशन की वीडियो ज़रूर भेजनी है, उससे हम मदद कर पाएंगे आपके ट्रीटमेंट के अंदर। तो अब कोई भी हमें डाउट नहीं रखना है माइंड में, कोई भी मिथ नहीं रखना है माइंड में, इस बीमारी को अच्छे तरीके से समझना है। क्योंकि अगर एक बार आप अपनी बीमारी को समझ पाते हो कि एक्चुअल में बीमारी है क्या, तभी आप उस पर काम कर पाते हो उसकी रिकवरी की तरफ। क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा, आप गलत तरीके से एक्सरसाइज करवा रहे हो, गलत गाइडेंस के अंडर हो और रिकवरी नहीं आ पा रही है, और उस कंडीशन में देखने को क्या मिलता है, पेशेंट निराश हो जाता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो पाऊँगा। तो ये वर्ड जो नहीं है ये अपनी वोकैबुलरी में से अब हटा दीजिए। पेशेंट को बस ये सोचना है कि अब मुझे ठीक होकर दिखाना है, उसके लिए हम बैठे हैं, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर बस आपने एक छोटी सी अपनी वीडियो बना के भेजनी है कि चलने फिरने की कंडीशन अभी एग्जैक्टली है क्या। जल्दी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें लेकर आऊँगी बहुत सी ऐसी टिप्स जो मदद करेंगी आपको दोबारा से इंडिपेंडेंट बनाने में, अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आने में। और जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए आपको छोटा सा काम करना है, अपना खास ध्यान रखना है, और जो चीज़ आज मैंने आपको समझाई है उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना है। आप पूरी रिसर्च कीजिए, अपनी बीमारी के बारे में पढ़िए, बहुत सी वीडियोज़ हैं, बहुत सा कंटेंट होता है, गूगल करो, अपनी बीमारी को समझो। क्योंकि कभी भी आप धोखा नहीं खाओगे अगर अपनी बीमारी को पूरे अच्छे तरीके से समझ जाओगे। अगर आप अपनी बीमारी को ठीक तरीके से समझ जाओगे तो उसका बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट भी आपको मिल जाएगा। बट पहले अपनी बीमारी को समझना ज़रूरी है कि आखिर बीमारी है क्या, किस कारण से हुई है, तभी तो उसका मैनेजमेंट सही तरीके से कर पाओगे। अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।